पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन की क्लास नंबर 14 में आप सारे व्यूअर्स का बहुत स्वागत है। और मैं आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस जरूर मार्क कर दिया करिए। सिंपली एक जेस्चर बनाना है आपको, जेस्चर ऑफ थैंक्स कर सकते हैं या फिर जेस्चर ऑफ अटेंडेंस कर सकते हैं। इससे हमको पता चलता रहता है कितना आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि व्यू तो कम हुए हैं, 3-4 हज़ार 5,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस मार्क करने सिर्फ 70-80 लोग आते हैं। कृपया अटेंडेंस जरूर मार्क करिए। आज के जो टॉपिक्स हैं इतिहास में, पोस्ट मॉरियन पीरियड वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन एक जो चीज़ रह गई थी वो जरूरी है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस रह गए थे, इसको हमको देखना है। अशोक के वृहत शिलालेख। अशोक के माइनर एडिक्ट्स में पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ पे स्थित है, लेकिन जो मेजर एडिक्ट्स हैं इसमें इसके प्रशासन और अशोक की धम्म नीति के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। भूगोल में इंपॉर्टेंट लेक्स और लेक्स से संबंधित इस साल क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है 2024 के सभी एग्जाम्स में, तो इसको कवर करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट से कवर करेंगे, सारे जरूरी फैक्ट एक ही वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लेंगे एक ही क्लास में। नाइट्रोजन चक्र बहुत जरूरी है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर कोशिश है कि मैं बाइलिंगुअल ही आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत करूँ, तो मेजर इंस्क्रिप्शन जो अशोक के हैं वो यहाँ पे हैं। अशोक के प्रमुख या वृहत शिलालेख, इसके बारे में दिया हुआ है, किसमें क्या दिया हुआ है, ये इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इससे संबंध में लेटेस्ट सवाल 2022 वाले में आया था कि धार्मिक संश्लेषण या फिर रिलीजियस टॉलरेंस की नीति किस में बताई गई है। तो सबसे पहला जो शिलालेख है, जो पिलर एडिक्ट है पहला वाला, ये पशु बलि की निंदा करता है। ये पशु बलि यहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए। राजमहलों में पहले मोर यानी मयूर का मांस बनता था, हिरण का मांस वगैरह पकाया जाता था, लेकिन इसको फिर अशोक ने बंद कराया था कि पशु बलि की निंदा यहाँ पे की गई थी। सेकंड में मनुष्य पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, तो पहले में पशु बलि की निंदा, दूसरे में पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था कराए जाने का उल्लेख है। थर्ड में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि हर 5वें वर्ष में के उपरांत वे दौरे पर निकलें, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। भेरी घोष का मतलब होता है वॉर ड्रम।
वॉर ड्रम यानी जिससे युद्ध की घोषणा की जाती थी, वो बाजा बजाया जाता था। तो भेरी घोष की जगह अब धम्म नीति या फिर धम्म घोष की घोषणा की गई थी कि धम्म प्रचार पर फोकस किया जाएगा, विजयी अभियान नहीं अब आगे फोकस किए जाएंगे। अशोक का अंतिम विजय अभियान कलिंग अभियान था, क्योंकि कलिंग के अभियान के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ था और इसमें इसने फिर कलिंग के बाद से ज़्यादातर फोकस किया था धम्म यात्राओं पर और धम्म के प्रमोशन में, ना कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे। पांचवें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है और छठे में मंत्रिपरिषद, पुलिसानी और पटिव दाकस जैसे अधिकारियों की उल्लेख किया गया। तो पटिव दाकस अधिकारी क्या करते थे? ये रिपोर्टर्स होते थे, समाचार देने वाले अधिकारी होते थे, शासक को या फिर टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स को लोकल लेवल के समाचार उपलब्ध कराते थे। सातवें में जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। धार्मिक सहिष्णुता की बात दो अभिलेखों में की गई है, 12वें में और 7वें में। लेकिन 7वें में सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है, जबकि 12वें में रिलीजियस सिंथेसिस यानी कि धार्मिक संश्लेषण की बात कही गई है। अब इसका अंतर क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। धार्मिक सहिष्णुता यानी कि दूसरे के धर्म के प्रति आप सहिष्णु रहें, ठीक है, दूसरे को अपना धर्म का पालन करने दे। अपने राज्यों में नहीं बल्कि चोल, पांड्यों और पड़ोसी केरल, पुत्त आदि राज्यों में और उत्तर पश्चिम में एंटीओकस के लिए भी बात कही गई है कि जहां जहां पर हो सकता है कल्याणकारी कार्य किए जाएं मौर्य साम्राज्य के द्वारा और मौर्य प्रशासन के द्वारा। 8वें में अशोक लिखते हैं शाही विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा यहाँ पे की जाए। विहार यात्रा यानी कि जो लेजर के लिए और आराम खुद को देने के लिए जो टूर वगैरह किए जाते थे टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, उसको धम्म यात्राओं से प्रतिस्थापित किया जाए, धम्म प्रचार के लिए लोग निकले। स्वयं अशोक ने धम्म यात्रा की थी कहाँ पर? बोध गया के संबोधि में गए थे अशोक खुद धम्म यात्रा करने। 9वें में इसमें सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया, सच्ची भेंट, सच्चा शिष्टाचार। 10वें में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित की बात करें, हित में सोचें। और 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक के शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है 11वें में। 12वें में स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति और सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करने और उनके प्रति सद्भाव रखने और बल्कि धार्मिक संश्लेषण रखने की बात कही गई। धार्मिक संश्लेषण और धार्मिक सहिष्णुता में अंतर यह है कि धार्मिक संश्लेषण में ये कहा जाता है कि आप न केवल दूसरे धर्म का सम्मान करें, एक तो दूसरे धर्म के प्रति आप सद्भाव रखें, सम्मान करें, दूसरे धर्म को समझने की भी कोशिश करें, ठीक है। धर्म का एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि रिलीजियसली टॉलरेंट रहना है और दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करना बल्कि उसके धर्म के प्रति समझ बनाने की भी कोशिश करनी है कि उसका धर्म कैसा है, वो क्या फॉलो करते हैं, उसके प्रति समझ बनाने की जरूरत है। तो इसी को रिलीजियस सिंथेसिस कहा गया है कि दूसरे के धर्म का सम्मान करना प्लस उसकी समझ भी बनाना। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं 8वें वर्ष में लिखा जाता है, जो भी आपके ऑप्शन में है उसके हिसाब से करिएगा। 8वें वर्ष में एक बार आ चुका है एग्जाम में, तो 8वां भी सही मान सकते हैं क्योंकि 261 BC में हुआ था अशोक का बैटल ऑफ कलिंग और उसके करीब 8 वर्ष पहले इनका राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन जो है 13वें में ये कहा गया था कि हृदय परिवर्तन युद्ध के 1 वर्ष बाद हुआ था, क्योंकि युद्ध लगभग 1 वर्ष चला था। तो 8वां या 9वां जो भी ऑप्शन में उसके हिसाब से करेंगे। 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे, तो यवन राजाओं का भी उल्लेख है ग्रीक रूलर्स का। 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। 9th में एक और चीज है, क्रिटिसिज्म ऑफ यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज इंस्टेड ले स्ट्रेसेस ऑन धम्मा एंड मोरल कंडक्ट। 9th में कहा गया है कि फालतू के कर्म कांड करने की अपेक्षा धम्म और नैतिक शुद्धता पर बल देना चाहिए। 10th में कहा गया किंग डिजायर्स नो मोर फेम और ग्लोरी। 10वें में अशोक ने कहा है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित की बात करें और फेम और ग्लोरी के पीछे ना भागें, बल्कि अगर लोक कल्याण के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए काम करें। तो ये अशोक के शिलालेख देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकदम मॉडर्न डे टाइम्स में लिखे गए हैं, जबकि ये बहुत पुराने हैं। तो प्राचीन भारत से जो हमारा वैल्यू सिस्टम है उसको यूरोपियंस आज प्रमोट कर रहे हैं या फिर आज गुड गवर्नेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर इतना पुराना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 13वें अभिलेख में वर्णित शासक कौन कौन से। जैसे इसमें लिखा हुआ है 5 यवन शासकों के बारे में उल्लेख किया, तो 5 यवन शासक कौन कौन से हैं? यवन देश के शासक में एक अंतियोक लिखा गया है, जो सीरिया, प्रेजेंट डे सीरिया का ये शासक था। एंटियोकस सेकंड कह सकते हैं हम लोग इसको, जिसको अंतियोक लिखा है अशोक ने 13वें में। तुर्माई या तुलमाई 13वें इंस्क्रिप्शन में जो मेंशन्ड है, ये मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस टॉलमी फिलाडेल्फ सेकंड के बारे में दिया हुआ है। अंतियोक या अंतिकिन, अंतिकिन या फिर आंतेकिन, ये मैसिडोनिया का या मकदूनिया का। एंटीगोनस गोनाटस को कहा गया अंतेकिन। मग या मका कहा गया एपीरस को, जो सीरिया से था। मगस शासक को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मक या मका को। अलिक सुंदर, ये सीरियन का रूलर अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर, मगास, एंटीगोनस गोनाटस, टॉलमी फिलाडेल्फ सेकंड और एंटियोकस सेकंड का मेंशन है 13वें अशोकन इंस्क्रिप्शंस में।
मेजर लेक्स अब हम लोग देख लेते हैं। लेक्स में नाम है, एक तरफ राज्य का नाम है, तो मैं नहीं समझता इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको परेशान होने की जरूरत है। थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट भी है, कहाँ कहीं कहीं पर उसको समझेंगे हम लोग। डल झील कहाँ पे है? डल झील जो है ये है जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में है। हुसैन सागर लेक ये तेलंगाना में है। शेषनाग झील ये जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। वेम्बनाड ये केरल में है। और लोकटाक झील ये मणिपुर में है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र में है। ये क्रेटर लेक है। कई बार इसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की झील है, तो ये क्रेटर लेक है। चिलिका लेक ये ओडिशा में है। अब अलग अलग लेक से संबंधित कुछ फैक्ट भी हैं, कोई लार्जेस्ट है, कोई लॉन्गेस्ट है, कोई फ्रेश वाटर लेक है, कोई सलाइन वाटर लेक है। तो चिल्का लेक एक सलाइन वाटर लेक है। ठीक है, अभी सुपरलेटिव्स के बारे में बात करेंगे, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे उत्तरी में सबसे दक्षिणी कौन कौन सी हैं अभी सब देखेंगे हम लोग। सांभर लेक ये राजस्थान में है। पोवाई लेक ये महाराष्ट्र में है। राजसमंद लेक ये आपका राजस्थान में। राजसमंद और ढेबर एक ही है, माफ कीजिएगा, जयसमंद और ढेबर एक ही है। राजसमंद लेक ये राजस्थान में अलग है। रूपकुंड लेक ये उत्तराखंड में है। पेरियार लेक ये केरल में है। पुलिकाट लेक ये 2 स्टेट्स द्वारा शेयर की जाती है, कई बार पूछा जा चुका है। पुलिकाट लेक इज शेयर्ड बाय 2 स्टेट्स, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये 2 लेक्स द्वारा शेयर की जाती है। वो फुलहार लेक ये कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में। सूरजकुंड ये हरियाणा में है। सात ताल ये उत्तराखंड में है। देवताल उत्तराखंड। जयसमंद राजस्थान। और जयसमंद लेक को ढेबर लेक भी बोलते हैं, तो ढेबर और जयसमंद एक ही है। ये आर्टिफिशियल लेक है और एंशियंट काल में इसको राजस्थान के एक शासक ने बनवाया था। अष्टमुड़ी लेक ये केरल में है। हमीरसार ये गुजरात में है। वूलर लेक ये जम्मू कश्मीर में है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। झेलम इसमें नदी पानी भरती है। टेक्टोनिक लेक है ये बेसिकली। फतेह सागर ये राजस्थान में। उदय सागर ये राजस्थान में। मानस बल ये जम्मू कश्मीर में। डिडवाना लेक राजस्थान में है। पिछली बार डिडवाना संबंधित क्वेश्चन आया था। डिडवाना लेक में आप हमको जल्दी कमेंट करके बताइए किस काल के अवशेष मिलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक पीरियड या फिर नियोलिथिक पीरियड। अगर क्लास नंबर 2 आप लोगों ने देखी तो तुरंत ही आप लोग इसको आंसर कर पाएंगे। डिडवाना झील में किस प्रकार के हमको अवशेष देखने को मिलते हैं? पुरापाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के या फिर नवपाषाण काल के? लूण क्रनसर लेक ये बीकानेर राजस्थान में है। सष्टम कोटा लेक ये केरल में है। राकसताल ये उत्तराखंड में है। राकसताल। इसके बाद कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है। साला लेक ये अरुणाचल प्रदेश में। साला लेक पूछा जा चुका है 2020 के पेपर में। बेला सागर ये उत्तर प्रदेश में है। मालाताल ये उत्तराखंड में है। बड़खल झील ये आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है, हरियाणा में है। लक्ष्मी सागर ये बिहार में है। छपनाला लेक ये असम में। कालीवेली ये तमिलनाडु में। अगारा लेक ये कर्नाटक में। कालीवेली लेक भी मैन मेड है, इरिगेशनल पर्पस के लिए ये बनाई गई थी। और पिछोला लेक ये राजस्थान में है। ऊटी लेक ये तमिलनाडु में है। येराकुड लेक ये तमिलनाडु में। पंचपद्र ये राजस्थान में। नागार्जुन लेक ये आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर लेक ये आंध्र प्रदेश में। पुष्कर लेक ये राजस्थान में। ढेबर लेक या जयसमंद लेक एक ही बात है, ये राजस्थान में। सोमोरिरी लेक यहाँ पर एक रामसर साइट भी घोषित की गई थी। सोमोरिरी ये लद्दाख में है। नकुचिया ताल ये उत्तराखंड में। चंद्रताल लेक ये हिमाचल प्रदेश में। खज्जर लेक ये हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्म सरोवर ये हरियाणा में। मय्यम लेक गोवा में माफ कीजिएगा। मानस बल ये बात कर चुके हैं JNK में। चंदुबी लेक ये असम में। भृगु लेक ये हिमाचल प्रदेश में। उमियाम लेक मेघालय में। नैनीताल उत्तराखंड। भीमताल उत्तराखंड। खुरपाताल उत्तराखंड। नाल सरोवर गुजरात में। नारायण सरोवर गुजरात में। कंकरिया लेक गुजरात में। कंजली लेक ये पंजाब में। जयसमंद राजस्थान में। जयसमंद। उसके बाद पंचप्रदा ये राजस्थान में। पंचप्रद। उदय सागर राजस्थान में। बेरीनाग जम्मू कश्मीर में। शिव सागर कर्नाटक में। और अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। पेंगोंगसो या सोमोरिरी ये काफ़ी चर्चा में रही थी लॉकडाउन के दौरान विभिन्न कारणों से। पेंगोंगसो सोमोरिरी ये लद्दाख में। पाला लेक ये मिजोरम में। गुरु डोंगमार सिक्किम में। और शोलामू लेक ये सिक्किम में। बिलांदूर लेक ये कर्नाटक में। पंपा सरोवर ये कर्नाटक में। बेरिजम ये तमिलनाडु में। कोडाईकनल ये तमिलनाडु में। चेम्बरम बक्कम ये तमिलनाडु में। दीपोर बील असम में। सोनबील असम में। हाफलोंग असम में। गोरेवाड़ा लेक ये महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर ये महाराष्ट्र में। हिमायत सागर ये तेलंगाना में। उस्मान सागर तेलंगाना में। हुसैन सागर तेलंगाना में। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे भारत की झीलों से जुड़े तथ्य। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये वूलर लेक, ये टेक्टोनिक लेक है।
जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, ये है चिल्का झील ओडिशा में। और भारत की सबसे ऊंची या ऊंचाई पर स्थित लेक ये चोलामू या सोलामू लेक है, या छोलामू लेक, जो भी आपका ऑप्शन मिल जाए। चोलामू लेक सिक्किम में। भारत की सबसे लंबी झील ये वेम्बनाड झील केरल में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और सबसे पुरानी अगर कृत्रिम लेक या फिर ओल्डेस्ट मैन मेड लेक के बारे में बात करें तो जिसके बारे में मेंशन पढ़ते हैं सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक। इसके बाद डेबर झील या जयसमंद झील गोविंद वल्लभ पंत सागर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ये थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं हम लोग, मैप में आ जाए अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थोड़ा अरेंज करने को, तो आपके सामने थोड़ा सा आइडिया रहे। तो नॉर्थ में सबसे कौन है, फिर थोड़ा सा मिडिल में कौन है, ये थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी हैं, जैसे लोकटाक लेक जो है, लोकटाक लेक की जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये है लोकटाक। ये पेंगोंग सो इधर सबसे नॉर्थ में, फिर सोमोरिरी, सूरजताल, चंद्राताल, भृगु लेक, मच्छियल ताल, रेणुका लेक, गोविंद सागर, देवताल, दौड़ी ताल, नैनीताल, सात ताल, नकुचिया ताल, भीमताल, कोरपा ताल, ये वाला हो गया। सोंगमू लेक ये यहाँ पे लोकटाक, फिर उसके नीचे फिर इधर गोविंद वल्लभ पंत सागर, हीराकुड महानदी में, मतलब महानदी रिवर के पास। चिल्का लेक ये इधर पे ओडिशा में, निज़ाम सागर इधर पे, फिर हुसैन सागर, फिर कोलेरू। लोनार लेक ये यहाँ पे है महाराष्ट्र में। एक क्रेटर लेक है पोवाई लेक यहाँ पे है गोवा के पास, वैसे है महाराष्ट्र में पोवाई लेक। पिछोला लेक ये आपका इधर राजस्थान में। राजस्थान में कई सारे लेक हैं, जैसे कि डिडवाना, पुष्कर, अना सागर, शाकंभरी, नक्की लेक, राजसमंद, फतेह सागर, ठीक है, जयसमंद भी है। फिर लद्दाख और JNK की लेक्स, ये गंगाबल लेक, गाड सागर, वूलर, मानसबल, डल, शेषनाग। नॉर्थ से साउथ का क्रम थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ये आ सकता है एग्जाम में। और साउथ इंडिया की लेक्स कौन सी, पुलिकाट लेक शेयर्ड बाय तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, कालीवेली लेक, कोडाईकनल लेक तमिलनाडु में, बेलांदूर लेक कर्नाटक में, वेम्बनाड लेक केरल में, और अष्टमुडी लेक ये केरल में। भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद भारत के राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, तो ये एक संवैधानिक पद है, ध्यान रखिएगा। आधिकारिक वरीयता पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान इनको दिया जाता है। ये पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर सृजित किया गया भारत में। उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की होती है। जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो, जैसे कि मृत्यु हो जाए, बहुत बीमार हो जाए, त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर महाभियोग लगने के कारण उनका पद अपदस्थ हो गया हो। और उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। क्यों कहते हैं एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर ना होते हुए इसकी अध्यक्षता करते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि राज्यसभा के मेंबर की सारी क्वालिफिकेशन इनके पास होती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर ना होते हुए भी अध्यक्षता करते हैं। क्यों अध्यक्षता करते हैं? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि कोई ऐसा पद इन्होंने धारण किया हुआ है, उस पद के होते हुए, मतलब उस पद के होने के कारण जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जैसे जगदीप धनखड़ जो है इस समय, ये राज्यसभा के अध्यक्ष कहलाएंगे, या उपराष्ट्रपति आगे जगदीप धनखड़ जी के सुपर एनुएशन के आगे, मतलब उनका टेन्योर खत्म होने के बाद जो भी इलेक्ट होकर के आएंगे वो राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष को अलग से नियुक्त नहीं किया जाता किसी प्रक्रिया के तहत। जो भी वाइस प्रेसिडेंट चुन करके आते हैं निर्वाचित होकर के, उन्हीं को राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति की तरह इनका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। यानी कि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव नहीं करते हैं। कौन करते हैं? हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद करते हैं। इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल से होता है। ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से कैसे भिन्न होता है, इसके लिए जरूर ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, क्या वही इलेक्टोरल कॉलेज इनको निर्वाचित करता है? बिल्कुल नहीं, इनका इलेक्टोरल कॉलेज अलग बनता है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स जो पार्लियामेंट के होते हैं वो दोनों ही इलेक्टोरल कॉलेज का भाग बनते हैं। जबकि राष्ट्रपति के मामले में क्या होता है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो राज्यसभा के होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में।
राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है और गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किसको करना होता है? सर्वोच्च न्यायालय को करना होता है। ये सिमिलरिटी है। राष्ट्रपति निर्वाचन में भी जो अंतिम निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट को। क्वालिफिकेशंस कुछ खास नहीं है, इनको क्वालिफाइड होना चाहिए। मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने लायक क्वालिफिकेशन के पास होना चाहिए। एज इनकी 35 होनी चाहिए। डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई सर्टेन पोस्ट को छोड़ करके किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इनको होल्ड किया हुआ नहीं होना चाहिए और किसी भी सदन का इनको मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी मतलब सदस्य के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि जिस समय ये पद को धारण करते हैं उसी दिन इनकी जो पुरानी सीट है, चाहे मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में हो चाहे मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में हो, वो छोड़ी हुई मानी जाएगी। कार्यकाल कितने दिन का होता है और रिक्ति कैसे यहाँ पे होती है, यानी कि जो टेन्योर होता है वो कैसे होता है और इनका जो ऑफिस है वो खाली कैसे माना जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रेसिडेंट की तरह 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो आप देखेंगे रेजिग्नेशन कौन किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से आगे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। वही कंडीशन जो प्रेसिडेंट के केस में होती है। उपराष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के पात्र होते हैं, री इलेक्शन हो सकता है, मतलब दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति एक पद पर पुनर्निर्वाचित होने के भी पात्र होते हैं। एक ही उपराष्ट्रपति को, यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है, एक ही उपराष्ट्रपति को कार्यकाल के लिए अनगिनत बार निर्वाचित किया जा सकता है, यानी कि कोई यहाँ पे बार नहीं है कि कितने बार इलेक्शन लड़ सकते हैं वो। रिक्ति कैसे होती है? रिक्ति होती है 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति में रिक्त हो जाता है पद अपने आप। त्यागपत्र अगर ये प्रेसिडेंट को दे देते हैं, हटा दिए जाते हैं या फिर मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने कौन सा शब्द यूज किया है? हटाया जाना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई महाभियोग नहीं प्रक्रिया में आता है। क्योंकि ये राज्यसभा की भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है तो उनकी हटाने की विधि अलग है, इन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। तो अगर आपसे कहें इम्पीचमेंट किसका किसका होता है, तो इम्पीचमेंट होता है जजेस का होता है, सीजेआई का इम्पीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, लेकिन महाभियोग वाइस प्रेसिडेंट पर नहीं लगाया जाता है। इनकी प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते, मतलब हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा जाता है। और मृत्यु हो जाती तो जाहिर सी बात है हट जाएंगे अपने पद से। जैसे प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं या फिर पद से हटा दिए जाते हैं तो उनका कार्यभार तो उपराष्ट्रपति निभा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं रहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि किसी अदर पर्सन को उनके कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। उनको हटाए जाने के बाद या फिर उनके पद रिक्त होने के बाद चुनाव यथाशीघ्र कराए जाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया संविधान में। हालांकि ये नहीं लिखा गया कि कितनी अवधि के भीतर करा लिए जाने चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए 6 महीने की लिमिट का प्रावधान किया गया, लेकिन इनके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं की गई है। अगर ऐसे एग्जाम में आए कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर मतलब हर हाल में 6 माह के भीतर चुनाव करा लिए जाने चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यथाशीघ्र कराए जाने का उल्लेख है, कोई यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि इतने लिमिट के भीतर उपराष्ट्रपति चुनाव कराए जाएं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया एक बार समझ लेते हैं। और प्रेसिडेंट की जो प्रक्रिया है उसको तो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग कहते हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए कोई औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। ये बड़ा जरूरी फैक्ट है कि इनको हटाए जाने की प्रक्रिया में महाभियोग वाली प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती है। राज्यसभा के सभी तात्कालिक सदस्यों के बहुमत यानी प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और लोकसभा से साधारण बहुमत से सहमति लेकर के इसको हटाया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें कितनी सीट भरी हुई है। वैकेटेड सीट्स को हटा करके इस पर जोड़ा जाता है, यानी कि मान लीजिए कि 250 यहाँ पर मैक्सिमम नंबर मेंबर की लिमिट है और सदस्य इस समय केवल मौजूद है 240, तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी होगी? इफेक्टिव मेजोरिटी होगी 120 + 1, मतलब 250 में से नहीं काउंट की जाएगी, 120 + 1 से इफेक्टिव मेजोरिटी यहाँ पे हो जाएगी। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर रिजोल्यूशन पारित कर दिए जाए और लोकसभा से उसको साधारण बहुमत से यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग से अप्रूव कर दिया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इसका आशय यह है कि प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ये बड़ा जरूरी है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाए जाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा से ही पारित किया जा सकता है, केवल माफ कीजिएगा राज्यसभा से ही पारित किया जा सकता है, लोकसभा में पारित या पेश नहीं किया जा सकता, मतलब पेश ही नहीं किया जा सकता लोकसभा में।
वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन जो है राज्यसभा से ही पारित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक नहीं पेश किया जा सकता जब तक कम से कम 14 दिन पहले की अग्रिम सूचना ना दी गई हो। उपराष्ट्रपति पद का महत्व देख लेते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनका महत्व है, क्योंकि वहां पर लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा स्पीकर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कोई स्पीकर नहीं होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, और उनका एक पैनल भी होता है। तो सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, जैसे जगदीप धनखड़ करते हैं, आपने देखा होगा। सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने का काम करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सदन के नियमों यानी रूल ऑफ प्रोसीजर को फॉलो किया जाए और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, यानी कि चूंकि वाइस प्रेसिडेंट सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के, सिर्फ अध्यक्षता करते हैं उसकी, तो वोटिंग नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्मल केसेस में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब टाई की स्थिति आती है, यानी कि मत बराबर हो जाते हैं पक्ष विपक्ष के, तो उस टाई की स्थिति में अपना वोट डाल सकते हैं। इसको टाई ब्रेकर वोट भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार राज्यसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करता है। जब कभी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने पर जो इम्पीचमेंट वाला प्रस्ताव लाया जाता है, तो जब ये उच्च सदन में जाता है तो ये प्रस्ताव पर विचार कौन करते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं। बायोजियो केमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल हमको पढ़ना चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल काफी जरूरी टॉपिक इस वर्ष के लिए मैं महसूस कर रहा हूँ। इस वर्ष इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक बहुत हो सकता है कि क्वेश्चन जरूर आए नाइट्रोजन फिक्सेशन से या नाइट्रोजन साइकिल से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। ऐसा फिगर आपको मिल जाता है जनरली कहीं पर भी, किसी भी इंटरनेट पे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको जो थ्योरी हम बताने जा रहे हैं और जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको जब तक नहीं समझेंगे तो पूरा क्लियर नहीं होगा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र का जो बेसिक समझ लेते हैं क्या है। एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि जियोकेमिकल साइकिल है, जिसमें नाइट्रोजन मृदा और जीवों के माध्यम से वायुमंडल में वापस लौटने से पहले कई रूपों में होकर के गुजरती है। नाइट्राइट बनती है, कभी नाइट्रेट बनती है, कभी अमोनिया बनती है, ठीक है, कभी अमोनियम आयन बनती है, और वापस जो है फ्री नाइट्रोजन के रूप में लौट जाती है। नाइट्रोजन साइकिल कैसी है कुल मिलाकर के, कि फ्री नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, फ्री नाइट्रोजन जो है ये तैरती हुई विभिन्न अपने फॉर्म चेंज करती हुई नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया बनती हुई वापस फ्री नाइट्रोजन बन जाती है। तो इसी को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। इसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं, इनको समझना जरूरी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिफिकेशन होता है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, क्षरण होता है, और निम्नीकरण, कुछ प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। नाइट्रोजन गैस के कार्बनिक दो रूप होते हैं। कार्बनिक नाइट्रोजन जीवित प्रजातियों में पाई जाती है, इसको कार्बनिक नाइट्रोजन बोलते हैं, और अन्य जीवों द्वारा इनके भक्षण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन तैर रहा है, हमारी टोटल एटमॉस्फेरिक एयर में करीब 77-78% नाइट्रोजन जो होता है, इसको इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और सहजीवी बैक्टीरिया का इसमें रोल रहता है नाइट्रोजन साइकिल में। राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी जो निष्क्रिय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे उपयोगी रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन स्वरूप को पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा डीपली देखें तो समझेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये पौधों में एक प्रोसेसेस के थ्रू जा रहा है। जैसे ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है, यानी कि जिस फॉर्म में पौधे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू और डिफरेंट लोगों द्वारा। और पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ये आरओ मेंस में पूछा गया था। आरओ मेंस पेपर 2021 में पूछा गया था। खैर ये जरूरी नहीं कि किस में पूछा गया था, लेकिन ये पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। ये नाइट्रेट दिया, इसको रॉन्ग मानिएगा। नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा शायद इंटरनेट पर कि नाइट्राइट के फॉर्म में भी करते हैं, अमोनियम के फॉर्म में भी, और नाइट्रेट के फॉर्म में भी। वो पार्शली ट्रू होता है, क्योंकि डायरेक्टली पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली पौधे जो है नाइट्रेट के फॉर्म में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। पौधों की जो जड़ें हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही इसको एक्सेप्ट करती हैं। अगर नाइट्रेट के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में अगर जाता भी है सॉइल में, तो उसको जो है नाइट्रेट फॉर्म में बदलना पड़ता है। जैसे नाइट्राइट फॉर्म में है, नाइट्राइट जो फॉर्म में जो है, इसको नाइट्रेट में जब बदला जाता है तभी ये प्लांट की रूट्स तक यानी जड़ों तक पहुंचता है।
अमोनियम फॉर्म में भी है तो उसको फिर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसी को कहते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जब ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसको पादप यानी पौधे यूज कर सकें, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। वायुमंडलीय फिक्सेशन कैसे होता है? जिसमें बिजली की ऊर्जा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में विभक्त कर देती है, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह नाइट्रेट आप लिख लीजिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नाइट्रेट के रूप में विभक्त कर देती है, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है। पौधों द्वारा नाइट्रेट के उपयोग को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन यानी अवशोषण बोलते हैं। औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक मानव निर्मित प्रक्रिया है जो फैक्ट्रीज में हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को फिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया का जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं यूरिया, वो डालते हैं पौधों में। तो हम लोग अमोनिया किस कैसे बनाते हैं? ये हैबर बॉश प्रोसेस से बनाते हैं। हैबर बॉश प्रोसेस, ये साइंस में पढ़ेंगे आप लोग आगे, क्लास में शायद बताया जाएगा। साइंस वाले जो टीचर हैं वो बताएंगे आपको कि हैबर बॉश प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है। हैबर बॉश प्रक्रिया से जो अमोनिया बनाते हैं उससे फिर यूरिया बनाते हैं और यूरिया को हम लोग फिर पौधों को दे देते हैं प्रोसेस करने के लिए। जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन, पौधे और जानवर हवा से प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन अवशोषित नहीं करते हैं। राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन के अनुपयोगी रूप को अधिक आसानी से उपयोग करने जाने वाले अणुओं में यानी कि नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के जो चरण होते हैं इसको देख लेते हैं। पहला है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। इस प्रक्रिया में मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देती है। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु प्रजाति की मदद से अमोनिया के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से नाइट्राइट बनते हैं। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं और पौधा उसको कंज्यूम कर लेता है। फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन अणुओं यानी कि जो उपयोग करने योग्य नाइट्रोजन अणु हैं यानी कि नाइट्रेट, नाइट्रेट के अणुओं को जब पौधे अवशोषित करते हैं तो उसकी प्रक्रिया को आत्मसातकरण या फिर एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अणु अमोनिया, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन या अमोनियम आयन के रूप में उपलब्ध होते हैं और पौधों और पशु प्रोटीन के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो ये नाइट्रेट प्लांट लेता है इसका करता क्या है? प्लांट नाइट्रेट लेकर के क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? अमीनो एसिड बनाता है। ये एग्जाम में आ सकता है। प्लांट नाइट्रोजन लेकर के, नाइट्रेट लेकर के बनाता क्या है? अमीनो एसिड बनाता है, जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। जब प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को खाते हैं तो इस तरीके से जो ये कह सकते हैं नाइट्रोजन है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाती है, नाइट्रोजन का फॉर्म। अमोनियाकरण क्या होता है कि कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनियम में NH4+ में जो बदला जाता है उसको अमोनीकरण बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो कार्बनिक पदार्थों में मौजूद नाइट्रोजन वापस मृदा में निर्मुक्त कर दिया जाता है। कार्बनिक अपशिष्ट को अपघटकों द्वारा यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा वापस अमोनियम में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से अमोनिया का उत्पादन होता है जो फिर से जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग कर लिया जाता है। अब विनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? विनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट को वापस गैसियस नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि जो ये नाइट्रिफिकेशन का उल्टा होता है विनाइट्रिफिकेशन। कहने का क्या मतलब है कि जब नाइट्रेट को हम लोग फ्री नाइट्रोजन बना करके वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं तभी साइकिल कंप्लीट होती है। चक्र तभी पूरा होता है जब नाइट्रेट से फ्री नाइट्रोजन वापस हवा में छोड़ दी जाती है। ये नाइट्रोजन चक्र का अंतिम चरण होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बड़ा जरूरी है। विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास नाइट्रेट का जो डाइजेशन करके बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और फ्री नाइट्रोजन को हवा में छोड़ देते हैं। अब पूरी साइकिल आप समझ में आएगी आपको, इतनी चीज़ें अगर समझ गए तो। हमने आपको पढ़ाया नाइट्रोजन फिक्सेशन कई तरीके से होता है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से यानी कि जैसे हमने हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाया, अमोनिया को छोड़ दिया पौधों के पास, पौधों ने उससे जो है नाइट्रेट कंज्यूम करके अपने को यूज़ कर लिया। दूसरा एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, लाइटनिंग से यानी बिजली कड़कने से जो कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। वो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट को मिल जाता है, प्लांट उसको कंज्यूम कर लेता है। तो ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज से नाइट्रोजन फिक्सेशन और नेचुरल एक्टिविटीज से नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में मिला और पौधों ने उसको एसिबलेट यानी अवशोषित कर लिया। एसिमिलेशन का मतलब वही होता है जो हमने पढ़ा ऊपर, आत्मसातकरण। एक और तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो सकता है, जैसे कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। ये मान लीजिए एक लेगुमिनस प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट।
गांठदार पौधे जो होते हैं इनकी जो जड़ें हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में सक्षम होती हैं। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम वगैरह। ये क्या करते हैं कि जो सॉइल में मौजूद जो होता है नाइट्रोजन उसको फिक्स करके नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण कर लेते हैं, पौधा इसको यूज कर सकता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जो लेगुमिनस प्लांट के रूट में होता है, इसको बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग हो सकती है। दूसरी तरीके, किस तरीके से, मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है या फिर जो है कोई भी मतलब पेड़ है, इसको अगर जानवर खा रहा है, जानवर एक दिन सड़ गल करके मर जाएगा। जानवर का जब डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होने के बाद इसके शरीर में मौजूद जो कार्बनिक नाइट्रोजन है, ये जो है अमोनियम के फॉर्म में यहाँ पे सॉइल में पहुंचेगा। अब सॉइल में अमोनियम कैसे बनता है, बैक्टीरिया फंजाई की मदद से। ये फिर जो है इसका अमोनिफिकेशन हो जाएगा, अमोनिफिकेशन से ही NH4+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब अमोनिया मतलब अमोनियम आयन ये बन जाएगा, ये जो इसका शरीर है इसमें जो जितना भी नाइट्रोजन मौजूद है वो अमोनिया के फॉर्म में जब यहाँ पर सॉइल के पास पहुंचा, अमोनिफिकेशन किसने किया, बैक्टीरिया फंजाई ने। तो अमोनिफिकेशन जब हुआ, अमोनिफिकेशन होने के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसका नाइट्रिफिकेशन करते हैं, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, और फिर नाइट्रेट को पौधा फिर से एसिबलेट कर लेता है। तो इस तरीके से चक्र पूरा होता है। ये आप देखेंगे एक सब साइकिल यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जो फ्री नाइट्रोजन का जितना भी उत्पाद है वो जब जाकर के जड़ों मतलब ये मृदा में पहुंचता है, और मृदा के जब ये कारक होते हैं जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस अमोनियम आयन को नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करके वापस पौधों के पास भेजते हैं। तो इसी चक्र को नाइट्रोजन चक्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आई होप नाइट्रोजन फिक्सिंग में आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ फैक्ट बस ध्यान रखने हैं कि जब पौधों की जड़ें, लेगुमिनस प्लांट की जड़ें जब नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगी तो उसमें जो बैक्टीरिया काम करेगा वो कौन सा होगा, राइजोबियम होगा। और जब अमोनियम आयन को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे होंगे नाइट्राइट में, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, ये होगा नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। और ये बैक्टीरिया जो नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा होगा, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। तो जो बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, जो प्लांट के द्वारा डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, वो होगा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। आई होप आपको ये पूरा नाइट्रोजन चक्र समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई जरा सा भी डाउट बच रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन फिर से एक बार ध्यान से इत्मीनान से सुनेंगे कि साइकिल कहाँ से शुरू होती है। साइकिल शुरू होती है फ्री नाइट्रोजन से, वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन से शुरू होती है। इसको कौन से कारक जो है फिक्स करते हैं और किस फॉर्म में फिक्स करते हैं, और फिक्स्ड नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होना चाहिए पौधों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए, वो नाइट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। तो फ्री नाइट्रोजन का नाइट्रेट बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, और फिर फिक्स्ड नाइट्रोजन जब वापस जो है फ्री नाइट्रोजन के रूप में लौट जाता है वायुमंडल में, उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और हमने आपको बताया था कि एक तो ये स्टेज हो गई कि जो ये पौधों से फिर जानवर तक ये नाइट्रोजन पहुंच रहा है, कार्बनिक नाइट्रोजन, और फिर जानवर के सड़ने करने के बाद ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम में, फिर अमोनियम से नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट सॉइल से जो है फ्री नाइट्रोजन छोड़ देते हैं वायुमंडल में। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये विनाइट्रीकरण वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, हमने आपको बताया, इनका नाम ध्यान रखिएगा। विनाइट्रीफाइंग या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ये हैं क्लॉस्ट्रीडियम और सूडोमोनास। क्लॉस्ट्रीडियम और सूडोमोनास। तो डे नंबर 14 में साइंस सेक्शन में आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो रहेंगे वायरस और उससे संबंधित बीमारियों के बारे में। सबसे पहले वायरस से संबंधित जितनी भी ज़रूरी जानकारी है जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो सकती है, वो सारी आपको बताई जाएगी। सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद एक लिस्ट मिलेगी कि इतनी सारी डिजीज़ेस वायरस की वजह से होती हैं, और आज केवल लिस्ट मिलेगी। बाकी की जितनी भी डिटेल है अलग अलग बीमारियों की जो कि वायरस की वजह से होती हैं, वो सब कल के वीडियो में मिलेगा। तो आपको हमेशा की तरह करना ये है कि नोट्स बनाना, जैसा कि आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो जो भी कमेंट में बताने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाए उनका जवाब देने की कोशिश आप ज़रूर करिए। अगर एक बार में आप सही जवाब दे पा रहे हैं तो नोट्स बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और अगर आपको सर्च करना पड़ रहा है तो नोट्स आप बनाना शुरू कर सकते हैं। बात करेंगे वायरस की। तो क्या वायरस का मतलब हमेशा ये होता है कि वायरस
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये बात गलत है। अभी जो कुछ भी हमने बताया ये कंप्यूटर के लिए सही है, लेकिन साइंस के हिसाब से वायरस को वायरस ही कहते हैं, इसका कोई अलग से फुल फॉर्म अवेलेबल नहीं है। अब जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, वायरस का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। ये एक्चुअली कोरोना वायरस है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। तो ये जो बाहर इसके इस तरीके से निकले रहते हैं, इससे बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन, और इसके नीचे की लेयर में एक और प्रोटीन होता है, और दोनों मिल जाएं तो प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है, प्रोटीन कोट। और इसके अंदर में आप देखोगे तो बीच में मिलेगा आरएनए और न्यूक्लिक एसिड। तो जितने भी वायरस हैं आरएनए सब में डेफिनेटली होगा, लेकिन कुछ में डीएनए हो भी सकता है, कुछ में नहीं भी। तो डीएनए होना ज़रूरी नहीं है, आरएनए होता है। और ये सारी चीज़ें वायरस की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जब वो सेल को अटैक करेगा, फिर उसकी कॉपीज़ बनेंगी, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या कुछ होगा उस पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि वायरस में जान होती है कि नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। नॉन सेल्यूलर इसलिए क्योंकि इसके पास कोई सेल ही नहीं होती। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है यूनिसेल्यूलर बता के, तो उस ऑप्शन को आप देखते ही हटा सकते हैं, क्योंकि जब इसमें सेल ही नहीं है तो किस बात का यूनिसेल्यूलर और किस बात का मल्टी सेल्यूलर। और नॉन लिविंग है, इसमें कोई जान नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक इसलिए क्योंकि सामने से दिखता नहीं है। मान लीजिए सामने से दिख रहा होता तो कोरोना को देख के लोग ऐसे भागते जैसे शेर देख लिया हो। और अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पनप सकता है। इसको मल्टीप्लाई होने के लिए कम से कम एक लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लाश है या फिर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें वायरस घुस जाएगा, नहीं हो पाएगा ऐसा। ये कोई दीमक तो है नहीं कि लकड़ी के अंदर घुस के उसको खा जाएगा। इसको लिविंग सेल चाहिए। दुनिया का सबसे पहला वायरस जो खोजा गया था उसका नाम है टोबैको मोज़ेक, तंबाकू मोज़ेक, जिसकी खोज की थी दिमित्री इवानोस्की ने, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इमेज में कि इस तरीके से तंबाकू का पौधा डैमेज हो जाता है इस तंबाकू मोज़ेक की वजह से। तो इसी की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। और इस पे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसके सहारे एक मलेरिया की वैक्सीन बनाने के ऊपर रिसर्च चल रही है। अब ये बनेगी कि नहीं बनेगी, ये आगे की अपडेट आपको हमारे डेली करंट अफेयर में मिलेगा ही। वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंदर, जिसे हिंदी में विषाणु विज्ञान कहते हैं। तो अभी अगर वायरस की बात चली गई है तो बात कर लेते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। कोविड-19 जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस था। देखिए, एक वायरस तो वो होता है जो कि वेक्टर के सहारे आगे बढ़ता है, यानी कि कोई ना कोई मच्छर या फिर कोई जानवर चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई जो है जैसे कि राइनो वायरस, जिसकी वजह से जुकाम बुखार होता है, कॉमन कोल्ड, वो हवा में ही तैरता रहता है। और अगर ये हवा के सहारे हमारे शरीर के अंदर गया तो बीमारी फैलना तय हो जाएगा। उसी टाइप का ये कोविड-19 भी था। तो ऐसे वायरस से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और स्पेशली अगर इस लेवल का ख़तरनाक हो तो आप सिचुएशन समझ ही सकते हो। समझ क्या सकते हो, ये तो सिचुएशन सभी ने देखी ही है। फ़िलहाल बात करेंगे कौन कौन सी वैक्सीन किस किस टेक्नोलॉजी पे आधारित थी और किस देश ने उसको बनाया था। इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, अभी आपको दिखा देंगे। साथ ही में बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से टाइप की वैक्सीन बनती थी। नाम तो सभी जानते हैं क्योंकि लगवाई सभी ने है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इनसे संबंधित फैक्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है mRNA आधारित वैक्सीन, जिसका कि नाम है मॉडर्ना। USA यानी अमेरिका ने इसको बनाया है। उसके बाद है वायरल वेक्टर पर आधारित वैक्सीन, जिसका एग्जाम्पल है स्पुतनिक 5, ये रशिया की वैक्सीन है। इसके बाद प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, जिसका एग्जाम्पल है नोवावैक्स, USA की है ये। फिर आती है डीएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, जो कि है चाइना की, नाम है इसका सिनोवैक। तो ये सारे फैक्ट आपको कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड याद रखने पड़ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद इंडिया के ऊपर आते हैं कि यहाँ कौन कौन सी वैक्सीन चलती थी। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड के ऊपर आते हैं
अब ये भले ही इंडिया में प्रोडक्शन इसका हो रहा हो, लेकिन ये इंडिया की स्वदेशी वैक्सीन नहीं है। इसका निर्माण किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसके साथ मिलकर। एस्ट्राजेनेका जो है किस किस देश के कोलैब से बनी है? ब्रिटेन और स्वीडन। तो ये पूरा ग्रुप मिल करके कोविशील्ड को डिज़ाइन किया था। अब इंडिया में जाहिर सी बात है सबको लगाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं बनती भी होंगी। तो इंडिया में कहाँ पे बनती हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में कोविशील्ड का निर्माण वहीं पे होता है। इसके बाद आते हैं कोवैक्सीन के ऊपर। तो भारत की स्वदेशी वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है, कोविशील्ड नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोवैक्सीन का निर्माण कराया था भारत बायोटेक ने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा। तो ये तो कुछ फैक्ट थे कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। अब अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। पूरी लिस्ट इसकी यहाँ पे देखेंगे और एक एक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले है जुकाम, कॉमन कोल्ड, ये वायरस की वजह से होता है। जो पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, ये भी वायरस की वजह से। एड्स वायरस की वजह से। डेंगू फीवर, अब आप सोच रहे होंगे डेंगू तो मच्छर काटने की वजह से होता है, तो नहीं, मच्छर उस वायरस को लेके घूमता है जिसकी वजह से डेंगू होता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो डेंगू भी वायरस की वजह से। हाइड्रोफोबिया, कुत्ते ने काट लिया 14 वैक्सीन लगाओ जाके, 90s के किड्स को ऐसे ही डराया जाता था ना। तो रेबीज, हाइड्रोफोबिया, इस नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी वायरस की वजह से। और सिर्फ कुत्तों के काटने की वजह से नहीं होता, कल पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक स्पेशल केस है मेनिंजाइटिस। स्पेशल केस क्यों है कल पता लगेगा डिटेल में। फिलहाल आप ये समझिए कि ये वायरस की वजह से होता है, साथ में बैक्टीरिया, फंजाई, सब की वजह से हो सकता है मेनिंजाइटिस। लेकिन बाकी जो कॉजेस हैं बैक्टीरिया, फंजाई, इससे इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी वायरस की वजह से होता है। फिर है मम्स, गलसुआ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की डिटेल आपको जाहिर सी बात है कल मिलेगी। फिलहाल आप ये समझिए कि चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं और स्मॉल पॉक्स को चेचक। याद करने का तरीका है छोटा चिकन यानी छोटी माता, चिकन पॉक्स। दोनों में कौन सा खतरनाक है ये देखिएगा कल के वीडियो में। इसके बाद है मीजल्स, ये भी वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस, दोनों B और C दोनों वायरस की वजह से। डिफरेंस पता लगेगा कल। इबोला, अभी 2-3 साल पहले की बात है, अफ्रीकी रीजन में बहुत ज़्यादा इसने प्रकोप मचा रखा था, तो ये भी वायरस की वजह से। और इन्फ्लुएंज़ा, जुखाम और इन्फ्लुएंज़ा दोनों अलग अलग हैं, हालांकि लक्षण मिलते जुलते हैं इनके, ये भी वायरस की वजह से। तो जितनी बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे याद उतनी आसानी से होगा। बाकी आप नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं है। और साथ में हमने कोई ट्रिक भी नहीं बताई, आप लोग चाहें तो ट्रिक को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसकी ट्रिक रेलेवेंट होगी उसको पिन भी कर देंगे। अब MCQ सॉल्व करेंगे सीधे से। हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है? तो अभी देखा, वायरस की वजह से। वैसे भी इसमें और किसी के ऊपर बात ही नहीं की है, ना बैक्टीरिया ना फंजाई। ये सेम क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी में। अब आप देखिए UPPCS के डायनेमिक पैटर्न का एग्जाम्पल। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये तो दे देगा कि वायरस है, बैक्टीरिया है कि क्या है, लेकिन बीमारी का नाम सीधे सीधे नहीं बताएगा। उसका एक लक्षण दे दिया, पेप्टिक अल्सर। और हम लोग बैक्टीरिया वाले वीडियो में ये कर चुके हैं कि पेप्टिक अल्सर किस बीमारी में होता है, तो जाहिर सी बात है टाइफॉइड में। और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो एक आ जाएगा 4। इसके साथ साथ डेंगू वायरस की वजह से होता है, अभी अभी हमने देखा, तो B का 1। वैसे B का 1 सिर्फ एक ही में, इसको टिक किया और आगे बढ़े। फिर है mRNA वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो मॉडर्ना। फिर है कि डिप्थीरिया में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो बैक्टीरिया वाले में हमने क्या किया था? DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। और ये बताया था कि ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, किसी भी वायरल बीमारी में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि mRNA वायरल वेक्टर लाइव एटेनुएटेड, तो वो कंफ्यूज ही होते रह जाएंगे, क्योंकि ये तीनों टाइप की वैक्सीन वायरस को रोकने के लिए बनाई जाती हैं, किसी बैक्टीरिया को नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
लाइव एटेन्यूएटेड में सीधे सीधे जिंदा वायरस उस वैक्सीन में हम डालते हैं, लेकिन उसके फन को काट देते हैं, यानी कि वो अपना जहर नहीं फैला पाएगा शरीर में। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल भी शामिल है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पता हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही करने के लिए। कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो जाता है, जैसे ये 24 नंबर। तो बने रहिए, लगातार वीडियो देखिए क्रमवार, और कमेंट में ज़रूर रिस्पॉन्स किया करिए।